हमारा उदाहरण नंबर 1 है क्या, क्वेश्चन क्या है, 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सभी क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज वाइज करा दिया, हमने क्वेश्चन वाइज करा दिया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा करके चेक करें और वहाँ पे सारी वीडियो देख लें, ताकि आपको वास्तविक संख्या में कोई भी तकलीफ ना हो, कोई भी कठिनाई ना हो, अच्छे से समझ में आ जाए और आपके पूरे नंबर मिले वास्तविक संख्या के हर एक प्रश्न का। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में देखते हैं कि हमारा एग्जाम्पल नंबर जो 1 है कैसे सॉल्व होगा। देखिए हम सिंपल सा तरीका बता रहे हैं। 4052 और 12576 में कौन बड़ा है, आप देख सकते हैं कि 12576 बड़ा है। तो इसका मौसा निकाल लेंगे हम, जैसे मौसा निकालते हैं भाग विधि से, उस तरह से सिंपल मौसा आप रफ कॉपी में या फिर किसी भी एक पन्ने में निकाल लीजिएगा एग्जाम में करते समय, या फिर कभी भी टेस्ट वेस्ट हो तो वैसे ही कीजिएगा। देखिए हम बता दे रहे हैं, 12576 को आप किसी रफ में लिख करके इससे डिवाइड कीजिएगा, किससे, 4000 जो छोटा है 52 से। ठीक है, डिवाइड करेंगे यानी कि इससे मौसा निकालिए आप। मौसा कैसे निकालते हैं ये आपको छोटी छोटी क्लासों में भी सीख गए होंगे। तो इसका मौसा निकालेंगे तो हम जानते हैं कि भाग विधि से मौसा निकालने के लिए इससे इसमें भाग देंगे, और भाग देंगे तो ये 3 बार में जाएगा। ठीक है, 3 बार में करेंगे तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, 3 5 का 15 और 1 बचेगा यहाँ पे, और 3 चौका 12। अगर इसको हम घटाते हैं तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा और ये 0 हो जाएगा, यानी कि 12 में से 12 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब फिर से हम क्या करते हैं कि भाग विधि से करते समय हम पुनः यही प्रक्रिया, यहीं पर हम एक और भागा देते हैं और ये वाली जो संख्या होती है इसको हम अंदर ले लेते हैं। तो 4052 को हम अंदर ले लेंगे और फिर 420 से इसमें भाग देंगे तो 9 बार में जाएगा, 9 सुनाई का 0, 9 दूना का 18 के 8 हो जाएगा, और एक हासिल बचा है तो 9 चौका 36 होता है, एक हासिल 37 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर घटाते हैं तो 2 बचेगा, यहाँ पे 15 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, और ये कट जाएगा। तो इसी प्रकार से हम फिर वही पुनः प्रक्रिया दोहराएंगे, इस यहीं पे एक भागा बनाएंगे और 420 को इसके अंदर लाएंगे, 420 को इसके अंदर। अब ये वाला नहीं लाना है, ये वाला लाना है। ठीक है, ये वाला भाजक, तो इससे अगर भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, एक बार में ही जाएगा, तो 272 आएगा एक बार में। ठीक है, अब इसको घटा देते हैं तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे बचा 1 यानी कि 11, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, 148 आ गया। अब देखिए यहाँ पे तो जगह नहीं है तो 148 को हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर यहाँ पे भगा देंगे और ये वाला जो नंबर है इसे हम लिख लेंगे 272। ठीक है, अब इससे अगर हम भाग देते हैं तो कितने बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा, क्योंकि 2 बार में जाएगा तो अधिक हो जाएगा, तो एक बार में 148 ही आएगा। अगर हम इसको घटाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे बचा 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1, 124 हो गया। अब 124 से फिर 124 यहीं पे भागा बनाएंगे और 148 को इसके अंदर ला देंगे। ठीक है, जब तक कि 0 ना आ जाए तब तक यह काम करते रहना है, यानी कि भाग विधि से मौसा निकालते समय यही करते हैं जब तक कि 0 नहीं आ जाता है। तो अगर हम 124 से 148 में भाग देंगे तो फिर भी एक ही बार में जाएगा तो 124 आ जाएगा। अगर इसको घटाते हैं तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और एक एक कैंसिल। फिर 24 है तो 124 को अंदर लाएंगे, इस 124 को अंदर ला दिए यहीं पे भागा बना करके। तो फिर 24 से अगर 124 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 5 बार में। देखते हैं, 5 चौका 20 कटेगा नहीं, 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 हो जाएगा, यानी 4 बचेगा यहाँ पे और 12 12 कट जाएगा। अब देखिए इस 24 को अंदर लाएंगे तो इस 24 को यहाँ पे भागा बना करके इस 24 को अंदर ला दिए, तो 4 से काटेंगे तो 24 कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। तो 4 छक 24 और 24 को काट देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा 0 आ गया, यानी कट गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे जो भाजक था, जहाँ पे 0 आया वहाँ पे जो भाजक था वही हमारा मौसा कहलाता था, मौसा बराबर 4। बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल ले रहे थे, लेकिन एक बहुत ही बड़ी बला आ गई है। मतलब बला तो नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे समझते हैं कि बहुत बड़ी बला है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय करके हमको मौसा निकालने नहीं आता है, क्या करें कि हम आसानी से कर लें। तो बिल्कुल ऐसे करना, आपको रफ में ऐसे कर लेना है। उसके बाद से आपको क्या करना, देखिए आपको हल करते समय लिख देना बहुत अच्छे तरीके से, ताकि एग्जामिनर आपको फुल में नंबर दे, फुल नंबर दे। लिखना है आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। सिंपली आपको इस तरह से लिख करके एक चीज़ आपको लिख देनी है जो कि प्रमेय कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर।
ये उसका प्रमेय है। यहाँ पे ए भाज्य होता है, बी भाजक और क्यू भागफल और आर शेषफल होता है। इन बी और क्यू के बीच में गुणा का संबंध होता है। ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बता दिया था, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि प्लेलिस्ट को देख लीजिए, उसके बाद से उदाहरण करना प्रारंभ कीजिए। पहले एक्सरसाइज हो जाएंगे, उसके बाद उदाहरण फटाफट अपने मन से ही होने लगेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने जो भाग किया उसकी सहायता अब हम लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे पहले जो हमने किया वो उसको लिख देना है। 12,576 को हमने लिख दिया, यही ए होता है हमारा, ठीक है, यही भाज्य होता है। उसके बाद से भाज्य बराबर लिखना है बी भाजक। भाजक क्या है 4052, यही तो हमारा भाजक है। और भागफल क्या है 3, तो भागफल इसमें क्या है गुणे में 3 लिख देंगे, प्लस में आर। आर कौन क्या है इसमें, इस इतने दूर में यानी कि इन दोनों को भाग देते समय इसमें भागफल शेषफल कौन आया है 420, तो यही आर की जगह पे 420 लिख देंगे, बस हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद से आपको क्या करना है, यही प्रक्रिया फिर से यहाँ पे अप्लाई करनी है, लेकिन अब दूसरे चरण से, ठीक है, दूसरे चरण से। इसमें 420 और 4052 में कौन भाज्य है, 4052 भाज्य है, तो 4052 यहाँ पे लिखना है बराबर। भाजक कौन है, यहाँ पे 420 भाजक है, तो 420 लिख देना है। गुणे में भागफल क्या है, भागफल 9 है, तो यहाँ पे 9 लिख देना है। प्लस में शेषफल क्या है, इन दोनों को अगर भाग दिए हैं तो शेषफल इसमें क्या है 272 आया है, तो यहाँ पे 272 लिख देना है। यह प्रक्रिया आपको याद होनी चाहिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल धन शेषफल। अब देखिए यहाँ पे जो तीसरा चरण है हमारा, तीसरा जो भाग किए हैं 272 का 420 में किए हैं, तो 420 हमारा क्या था भाज्य है, 420 अंदर है तो यह भाज्य है, और जो बाहर वाला होता है उसको भाजक कहते हैं, तो 272 क्या है भाजक है। गुणे में अब भागफल लिखना है, तो भागफल इसमें 1 है, तो 1 लिख देंगे, प्लस में और शेषफल क्या है, इन दोनों को जब भाग किए हैं तो 148 शेषफल आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 148, ठीक है। इतना करने के बाद से आपको फिर वही प्रक्रिया करनी है जब तक कि यहाँ अंतिम चरण पूरा ना हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 148 का 272 से भाग दिए हैं, तो 272 अंदर है, तो 272 क्या हुआ भाज्य हुआ, तो भाज्य बराबर हो जाए भाजक। भाजक क्या है 148, गुणे में भागफल क्या है 1 है, धन शेषफल क्या है इसमें 124 आया है, तो 124 लिख देंगे, ठीक है। सेम वही काम फिर से करना है। फिर 124 से 148 में भाग दिए हैं, तो जो अंदर है 148 इसे हम भाज्य बोलेंगे, तो 148 बराबर हो जाएगा 124 भाजक हो जाएगा। गुणे में यहाँ पे देखिए भागफल यहाँ पर भी 1 है, तो 1 लिखेंगे। धन में शेषफल क्या है इसमें 24 है, 24 आया शेषफल, तो 24 लिख देंगे, ठीक है। फिर वही प्रक्रिया 24 से भाग दे रहे हैं 124 में, तो 124 अंदर है तो वह भाज्य हो गया। भाज्य के बाद से 24 भाजक है, तो 24 भाजक हो गया, इंटू भागफल इसमें क्या है 5 है, तो 5 लिख दिए। धन में शेषफल क्या है 4 है, तो 4 लिख दिए, ठीक है। इतना करने के बाद और 2-3 प्रक्रिया है, उसको देखिए। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए अब 24 से तो 124 में हो गया, अब 4 से 24 में भाग देना, बस अब अंतिम चरण आ गया है। तो यहाँ पे अंदर 24 है, तो 24 को यहाँ पे भाज्य के रूप में लिखेंगे ए की जगह पे, और बी की जगह पे यानी कि बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे भाजक 4 गुणे भागफल क्या है इसमें 6 है, 6 लिख देंगे, प्लस में शेषफल क्या है 0 है। तो अब 0 आ गया तो यहीं पे छोड़ देंगे और लिखेंगे चूँकि अंत में जब हमें शून्य प्राप्त हुआ तब भाजक 4 था, अतः 4052 और 12,576 का HCF बराबर 4, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 है हमारा, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये हमें दर्शाना है कि 2q सम पूर्णांक है, यानी धनात्मक सम पूर्णांक है, 2q + 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये हमें सिद्ध करना है, यानी कि दिखाना है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं इसमें, ठीक है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है ए बराबर होता है बी क्यू प्लस में आर, जहाँ पे ए भाज्य होता है, बी भाजक और क्यू भागफल और धन में आर शेषफल होता है। जहाँ पे एक कंडीशन होता है, कंडीशन क्या होता है,
ये कंडीशन आप तैयार रखिएगा कि कभी भी जो आर का मान होता है या तो जीरो होता है, ठीक है, या फिर जीरो से बड़ा होता है। आर का मान या तो जीरो होता है या आर से बड़ा होता है, और आर से बड़ा होता है बी, यानी कि बी का मान कभी भी आर से बड़ा होता है, यानी आर का मान बी से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। ये कंडीशन होती है, इसे आप तैयार रखिएगा। अब देखिए इसी कंडीशन के माध्यम से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टू क्यू हमें सिद्ध करना है कि टू क्यू प्लस वन सम पूर्णांक है, और टू क्यू प्लस वन यहाँ पे सॉरी टू क्यू सम पूर्णांक है और टू क्यू प्लस वन विषम पूर्णांक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए बी की जगह पे आप देख पा रहे हैं कि दो है, तो लिखेंगे माना b बराबर दो, अतः r बराबर क्या होगा, b से छोटा होगा। r बराबर क्या होगा, b से छोटा होगा, b से छोटा होना चाहिए, यहाँ पे कंडीशन लिखा है। तो b से छोटा क्या होगा, दो तक है ना, तो b से छोटा जीरो हो जाएगा, दो से छोटा जीरो हो जाएगा, फिर वन हो जाएगा, लेकिन टू उसके बराबर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, उससे छोटा ही होना चाहिए। तो जीरो और वन हो सकता है r बराबर। तो अब लिखेंगे हम इसमें कि जब r बराबर जीरो हो तब इस प्रमेय पर अगर हम रखते हैं तो क्या आता है, ठीक है। देखिए जब r बराबर जीरो हो, जब r बराबर जीरो होगा तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, हम जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। तो a की जगह पे हम a ही रखेंगे, बराबर में b की जगह पे b का मान दो निकाले हैं तो दो रखेंगे, और q प्लस r बराबर r बराबर जीरो हो तब, तो r बराबर जीरो रख देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा a बराबर टू क्यू, ए बराबर क्या आ गया, टू क्यू आ गया। अब देखिए यह टू क्यू क्या है, दो से विभाज्य है, यानी दो से विभाजित है, दो से विभाजित हो जाएगा, दो से कट जाएगा, अतः यह सम धनात्मक पूर्णांक है। यह क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है। ये सिद्ध हो गया कि टू क्यू क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है। और टू क्यू प्लस वन हमें सिद्ध करना है, तो देखिए वो भी हो जाएगा जब r बराबर वन हो। देखिए यहाँ पे r बराबर एक बार जीरो लिए, फिर एक r बराबर एक बार वन लेंगे, r बराबर वन हो तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ये हमें फार्मूला पता है। a का मान वैसे ही रखेंगे, b की जगह पे हम दो रख देंगे q, और प्लस r की जगह पे इस बार हम वन रख देंगे, ठीक है। तो a बराबर क्या निकल गया, टू क्यू प्लस वन, टू क्यू प्लस में वन, ये हो गया हमारा ये a बराबर टू क्यू प्लस वन। अब देखिए इसको दो से विभाजित करेगा, दो से काटे तो टू क्यू तो कट जाएगा, लेकिन वन नहीं कटेगा, तो लिखेंगे अतः, और दो से जो नहीं कटेगा वो विषम होगा, अतः यह विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो ये सिद्ध हो गया कि टू क्यू प्लस वन विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में होता है, और टू क्यू सम धनात्मक पूर्णांक के रूप में होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। संख्या के उदाहरण नंबर 3 के बारे में, तो चलिए हम इसको हल करके देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस वन या 4q प्लस थ्री के रूप का होता है जहाँ q पूर्णांक है। तो उदाहरण नंबर 2 में हमने सिद्ध किया था कि दर्शाना था कि 2q और 2q प्लस वन सम और विषम धनात्मक पूर्णांक है, ये बताना था, ठीक है। तो उसमें भी हमने कुछ चीज़ें समझ ली थी, और इसमें कुछ चीज़ें उसी के बेस पे हैं, उसे भी हम समझा देंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कर रहा है ना, तो सबसे पहले मान लेंगे एक, मतलब सपोज दैट कर लेंगे कि कोई मतलब धनात्मक पूर्णांक a है, तो लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है। विषम या सम नहीं मानना, बस ये समझ लीजिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तभी तो a बराबर 4q प्लस वन 4q प्लस थ्री इस रूप में है, यही हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय हम आपको बताए थे, और इसी विधि से यह सिद्ध होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, जो a होता है ना, ये बराबर होता है b और q के गुणनफल और धन r के शेषफल, r होता है शेषफल, ठीक है। देखिए a होता है भाज्य, b होता है भाजक, q भागफल और r शेषफल होता है। और यहाँ पे एक कंडीशन होती है, यानी कि देखिए भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल धन शेषफल, ये भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, मैंने कुछ नहीं बताया अभी ध्यान से समझिए। देखिए एक कंडीशन होता है, इसको ध्यान से समझिएगा कि r बराबर r का मान जो होता है शेषफल जीरो हो सकता है या फिर जीरो से बड़ा हो सकता है। किसका मान, r का मान बड़ा हो सकता है, लेकिन जीरो या तो जीरो हो जाएगा r,
और नहीं तो आर, ये 0 से बड़ा होगा आर, ठीक है। और आर से बड़ा होता है बी, ये ध्यान रखिएगा, आर से बड़ा होता है बी, ठीक है। सदैव आर से बड़ा होता है, यानी कि बी से हमेशा आर छोटा होता है, यानी कि भाजक से जो शेषफल होता है हमेशा छोटा होता है। ये ध्यान में रखिएगा कि भाजक से जो शेषफल होता है हमेशा छोटा होता है। ये कंडीशन आपको तैयार रखना है। अब देखिए यहाँ पे इसी के माध्यम से हम देखिए बी बराबर निकाल सकते हैं। देखिए बी की जगह पे यहाँ पे क्या है, ये बी क्यू प्लस आर के रूप में है ना, बी क्यू प्लस आर के रूप में है, तो बी की जगह पे क्या निकल रहा है, क्या है यहाँ पे 4 है, तो बी बराबर क्या है 4 हमारा है, बी बराबर 4 है। तो अब हम यहाँ पे अगर आर का मान निकालना चाहें तो आर बराबर क्या होता है, बी से छोटा होता है, बी से छोटा होना चाहिए आर का मान। तो आर बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, क्योंकि बी बराबर 4 है तो बी से छोटा होना चाहिए। तो 0 1 2 3 तक हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक तो हो सकता है, यहाँ तक बात समझ में आती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर में एक बार आर का मान 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे रखेंगे। देखिए जब आर बराबर 0 हो तब, देखिए फार्मूला हमें क्या प्राप्त है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर प्राप्त है ना। अब देखिए ए का मान ए ही लिखेंगे, बी का मान यहाँ पे देखा है 4 मिल गया हमें, और क्यू वैसे ही रहेगा, प्लस में आर एक बार 0 रखना है, उसके बाद से 1 रख करके देखेंगे। तो आर जब 0 रख रहे हैं तो ए बराबर क्या आ गया 4Q आ गया, और यह 4Q आप भी जानते हैं कि 2 से अगर इसमें भाग दें तो 2 बार में 1 कट जाएगा, यानी कि जो कट जाएगा वह सम होता है, सम संख्या होती है, तो यह सम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, लिख देंगे सम है। अब देखिए जब आर बराबर 0 हो तब के लिए हो गया। अब जब आर बराबर 1 हो तब, जब आर बराबर 1 हो तब क्या होगा, हम जानते हैं फार्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए बराबर ए ही रखेंगे, ए रखेंगे, ए बराबर बी की जगह पे 4 लिख देंगे, क्यू प्लस इस बार आर की जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, क्योंकि एक बार 0 रख दिया अब 1 रखेंगे। तो ए बराबर ये आ गया ना, तो अब देखिए ए बराबर 4Q प्लस 1 आ गया, यानी कि प्लस 1 आ गया तो 4Q तो विभाजित हो जाएगा 2 से, लेकिन ये विभाजित नहीं होगा और दोनों एक ही में है, तो यह क्या होगा, विभाजित अगर 2 से नहीं होगा तो यह होगा विषम, ठीक है। तो यह क्या हो गया विषम है, यह विषम है, यानी कि विषम धनात्मक पूर्णांक है, ये ऐसे लिख देंगे आप। अब देखिए जब r बराबर 2 हो, जब r बराबर 2 होगा तब a बराबर बी क्यू प्लस आर, हमें फार्मूला पता है, a बराबर जब निकालेंगे b की जगह पे 4 रखेंगे, q प्लस r की जगह पे इस बार 2 रखेंगे, ठीक है 2 रखेंगे। तो 2 रखने पर क्या निकला कि यह 2 से विभाजित हो जाएगा पूरी तरह से, 2 दूना के 4, ये भी कट जाएगा, 2 से भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, तो दोनों कट जा रहा है, यानी कि यह सम है, क्या है सम है, यह क्या है विषम है, ठीक है। अब देखिए एक लास्ट बचा है, जब r बराबर क्या हो, जब r बराबर 3 हो, जब r बराबर 3 होगा तब देखिए हमें फार्मूला क्या पता है, a बराबर बी क्यू प्लस में r, तो a की जगह पे a बराबर b की जगह पे 4, q प्लस r की जगह पे अब 3 रखेंगे। तो जब 3 रखेंगे तो ये देख सकते हैं 2 से 4 q तो विभाजित हो जाएगा, लेकिन 3 विभाजित नहीं होगा, तो यह क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा, यह विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इतना करने से आपको आपका जो क्वेश्चन होगा सिद्ध हो गया। कैसे हो गया, देखिए इस क्वेश्चन में पूछा था, जैसा कि मैं बता दूं, दिखा दूं। देखिए पूर्णांक 4Q प्लस 1 कहा है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का होता है, इस रूप का होता है, दर्शाइए। तो देखिए विषम धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ हमने अगर सॉल्व किया है तो विषम धनात्मक पूर्णांक 4Q प्लस 1 के रूप में आया है, और एक विषम धनात्मक पूर्णांक 4Q प्लस 3 के रूप में आया है, ठीक है। और ये तो सम है तो इसे नहीं देखना है, विषम धनात्मक पूर्णांक हमें दिखाना था, तो ये सिद्ध हो गया कि दोनों आ गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हमारा, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं, वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। एक ऐसी ढेरी, देखिए काजू की बर्फियाँ 420 है, बादाम की बर्फियाँ 130 है, और वो ऐसी ढेरी बनाना चाहता है जिसमें कि मतलब प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान हो। ये ढेरिया बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, और वह चाहता है कि ये जो बर्फिया है बर्फी है परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं, ये हमें ज्ञात करना है कि प्रत्येक ढेरी में वो कितनी बर्फियाँ रखेगा, ताकि वो प्रत्येक परात को न्यूनतम स्थान घेर भी लेगी, और जो बर्फियों की संख्या होगी दोनों में
मतलब दो काजू और बादाम की समान होगी। आपको यूक्लिड विभाजन विधि से ही एचसीएफ की ज्ञात करना है। तो उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको रफ करना पड़ेगा। रफ में आपको क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा, जैसे कि भाग विधि से करते थे। 420 को अंदर रखते हैं और जो छोटा है 130 इसको बाहर रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं कि यूक्लिड विभाजन, ये तो आपको रफ में करना है, रफ कार्य है। ठीक है, ये रफ कार्य है और यहाँ पे ये फेयर कर रहे हैं हम। लिखेंगे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल धन शेषफल। और देखिए यहाँ पे अब देख सकते हैं कि 420 में और 130 में कौन बड़ा है, 420 बड़ा है। तो 420 ए होगा और ये 130 बी होगा, यानी कि इसको हम भाज्य बोलते हैं और इसको भाजक बोलते हैं। अगर हम इससे डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं तो 3 बार में जाएगा। ये हो जाएगा 13 तिया का 39, यानी कि 390। ठीक है, जीरो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब 130 को अंदर लाएंगे, यानी 130 को अंदर लाते हैं और 30 से अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। ठीक है, 4 तिया का 12, 120 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1, यानी 10 बचेगा। ठीक है, और ये 1 1 जीरो हो जाएगा। अब देखिए इस 30 को अंदर लाएंगे तो 30 अगर अंदर आएगा तो कितनी बार में भाग जाएगा, 3 बार में जाएगा, 30 हो जाएगा और इसका जो शेषफल आएगा वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो जब शेषफल जीरो आ जाए तो इसके ऊपर वाली जो भाजक होती है, जो भाजक होता है उसे ही तो हम एचसीएफ कहते हैं, यानी कि एचसीएफ हमें प्राप्त हो गया 10। ठीक है, एचसीएफ 10 प्राप्त हो गया। अब हम यूक्लिड विभाजन में कैसे रखते हैं इसको, बस ऐसे ही एक जगह पे हम क्या रखेंगे, पहली चरण में, कई चरण में, जब तक चरण में जीरो ना आ जाए तब तक उस चरण को हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन में। तो देखिए यहाँ पे भाज्य 420 है तो 420 रखेंगे ए की जगह पे, ए की जगह पे बराबर है तो बराबर लिख देंगे। बी की जगह पे भाजक लिखना होता है तो भाजक 130 है तो 130 लिख देंगे। गुणा में इन दोनों के बीच गुणा का संबंध है तो गुणा लिख दिया हमने। उसके बाद से हमें भागफल लिखना होता है, भागफल यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिया। उसके बाद से धन शेषफल, तो इसको इसमें भाग किया तो शेषफल ये आया 30 आया है तो यहाँ पे शेषफल की जगह पे 30 लिख देंगे। उसके बाद भी हमें यहाँ पे और एक चरण प्रस्तुत किए हैं यहाँ पे, यानी एक चरण किए हैं। जब तक जीरो नहीं आ जाता है तब तक ये करना पड़ता है। तो देखिए इसमें कौन बड़ा है, 30 बड़ा है कि 130 बड़ा है, 130 बड़ा है तो 130 को हम भाज्य की जगह पे लिखेंगे, बराबर में भाजक की जगह पे हम 30 लिखेंगे और गुणे में भागफल की जगह पे 4 और धन में शेषफल की जगह पे 10 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही एक चरण और है। यहाँ देखिए 10 और 30 में कौन बड़ा है, 30 बड़ा है तो 30 यहाँ पे ए की जगह पे लिखेंगे और 10 भाजक है तो यहाँ पे लिखेंगे बी की जगह पे इंटू क्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे भागफल क्या है 3 लिखेंगे, धन में शेषफल क्या है 0। और जब शेषफल जीरो आ जाए तो वहाँ का जो भाजक होता है, इस लास्ट चरण का जो भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो लिखेंगे अतः 420 तथा 130 का एचसीएफ बराबर 10 है, 10 है। ठीक है, 10 है। अतः इस काम को करने के लिए, यानी कि पूछा था ना कि उस काम को करने के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं, तो लिखेंगे अतः इस कार्य को करने के लिए प्रत्येक ढेरी में 10-10 बर्फियाँ रखी जा सकती है। उदाहरण नंबर 5 जो क्वेश्चन है हमारा ये कह रहा है संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है, यानी कि कोई भी मतलब ऐसा n का मान है जो कि 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। देखिए अगर कोई संख्या, थोड़ा रफ कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको हल करने के लिए थोड़ा सा समझिए। देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए 10 लिखते हैं, किसी भी संख्या के अंत में 0, जैसे कि 550 लिखते हैं या कुछ भी लिख दीजिए जिसके अंत में 0 होगा ना वो अवश्य ही 5 से विभाजित होगा। ये छोटे क्लासों में भी आप पढ़ चुके हैं। जिसके अंत में 0 होगा वो 5 से जरूर विभाजित होगा। 10 कट जाएगा ना 5 से
दो बार में, ये भी 5 से विभाजित हो जाएगा। कितना हो बड़ी संख्या हो, अगर उसके अंत में 0 रहेगा तो 5 से विभाजित हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये समझना है, अगर कोई भी अंक 0 पर समाप्त होगा, कोई किसी भी संख्या का अंक अगर 0 पर समाप्त होगा तो इसका मतलब वो 5 से विभाजित होगा। ये समझ गए। उसके बाद से देखिए, अगर 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उस संख्या का जो गुणनखंड होगा, उस गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड जो होगा, उस अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए। जैसे कि 4 की पावर n अंक का है ना, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे ये कि 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त तभी हो सकता है जब 4 के पावर n का गुणनखंड में 5 भी आ जाए। ठीक है, जैसे कि लिखेंगे 4 के पावर n अंक शून्य पर तभी समाप्त हो सकता है जब 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 उपस्थित हो। अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में अगर संख्या 5 आएगा तो समझ जाएंगे कि हाँ वो 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। लेकिन यहाँ पे 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है, ये जांचने के लिए कहा है कि जांचिए क्या ये मतलब 4 के पावर n पर अंक जो शून्य प्राप्त होता है कि नहीं होता है। तो देखिए, अगर हम 4 के पावर n का अगर गुणनखंड निकालेंगे ना, तो बराबर में हो जाएगा इस 4 का गुणनखंड क्या होगा, n को छोड़िए आप, 4 का गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 होगा ना। यानी कि इसमें 5 नहीं आ रहा है, इसमें 5 उपस्थित नहीं है। अतः लिखेंगे, अतः इसमें अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है। अतः 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होता है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन हमारा संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी 6 और 20 का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ को समझिए, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से कहा है तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 6 का निकालते हैं, तो 2 से अगर इसमें काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 2 3 का 6, फिर 3 से 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 20 का अभाज्य गुणनखंड, 20 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 10 का 20 और 2 25 का 10 और फिर 5 से काटेंगे, 5 से कम 5। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल करते समय 6 का अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। यहाँ पे 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 × का 3 है। और 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 × 2 × 5। ठीक है, ये इसका अभाज्य गुणनखंड का है। अब देखिए हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ सबसे पहले निकाल लें। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इन दोनों में जो नंबर कॉमन होता है, जो नंबर्स कॉमन होते हैं दोनों में, उसे हम एचसीएफ कहते हैं। इसका मतलब कि जो नंबर इसमें भी होगा, जो संख्या इसमें भी होगी, जो संख्या इसमें भी होगी और दोनों एक जैसी होगी, उसे हम कॉमन लेकर के इसमें लिख देते हैं। जैसे कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इन दोनों को हम एक पेयर बना लेते हैं, यानी कॉमन ले लेते हैं। तो इस 2 को लिखेंगे तो यानी इसका एचसीएफ जो होगा 2 होगा। ठीक है, इसका एचसीएफ 2 होगा क्योंकि केवल यही एक संख्या है जो दोनों में आई हुई है। यानी कि एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20, 6 और 20 का एचसीएफ जो होगा 2 होगा। ये हमारा पहले का आंसर हो गया, यानी एचसीएफ निकल गया इसका। अब देखिए हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम देखिए इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, जब दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर दें और उसके बाद से जिसमें संख्या रिपीट हुई हो, जैसे कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन ज़्यादा बार 2 किसमें है, इसमें है, ज़्यादा बार 2 इसमें है, तो जिसमें ज़्यादा बार 2 रहेगा उसमें दोनों संख्याओं के 2 को लिख लेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के 2 को लिख लेंगे।
दोनों संख्याएं लिख लेंगे और इसको छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कम बार 2 है, इसमें ज़्यादा बार 2 है, तो इसको इसमें दोनों 2 लिख लिए। उसके बाद से गुणे में हमें क्या करना है, 3 को भी लिखना है, इस 3 को भी लिखना है और गुणे में 5 को भी लिखना है, ठीक है, इसको भी लिख देंगे और इसका मल्टीपल करा देंगे, हमारा एलसीएम निकल जाएगा। यानी सब लिखना है, लेकिन जो कम बार आया रहेगा उसको छोड़ देना है, और जो ज़्यादा बार आया है उसमें से दोनों तीनों जितना भी होगा, अगर अन्य संख्याओं का निकालना हो तो कर सकते हैं वैसे, ठीक है। तो एलसीएम बराबर इसका आ जाएगा 2 दूना का 4, 4 3 का 12, 12 पचे 60। तो यानी कि एलसीएम निकला, एलसीएम ऑफ 6 एंड 20, 6 और 20 का एलसीएम जो निकला वो हो गया हमारा 60, ठीक है। अब ये इसका आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। उदाहरण नंबर 7 है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ की बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाले हैं इसमें। अदरवाइज आप चाहें तो उदाहरण नंबर 6 के जैसे भी उदाहरण नंबर 7 को कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम कुछ अलग बताने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। देखिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से कहा है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि तो हमें करना ही है। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे 96 और 404 का अलग अलग, ठीक है। तो 96 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से काटेंगे इसको, 48 हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना का 4, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे 12 बार में कट जाएगा, 2 से 6 बार में और 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। इतना तो आप कर लेते होंगे आसानी से। अब देखिए हमें अभाज्य गुणनखंड किसका निकाल लेना है। अब अभाज्य गुणनखंड किसका चाहिए, 404 का। तो 404 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 404 का करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना का 4, 0 2 दूना का 4, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 एकम 2 और 0 2 एकम 2। अब किससे कटेगा, 101 से ही कटेगा, 101 से ही कटेगा, ठीक है। तो 101 से काट देंगे, 101 का नाम 101, ये कट गया। अब देखिए 96 का जो है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला, इसको हल करते समय 96 का जो अभाज्य गुणनखंड निकला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसका अभाज्य गुणनखंड निकला। 404 का क्या अभाज्य गुणनखंड निकला, 2 इंटू 2 इंटू 101, ठीक है। ये इनका अभाज्य गुणनखंड है। हमने बताया था एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको सीधी सी एकदम छोटी सी ट्रिक देखनी है, वो चीज़ें देखनी है जो इसमें कॉमन है, ठीक है। दोनों में जो नंबर कॉमन है, जो संख्या कॉमन है, उसका गुना करा देते हैं। तो देखिए एक तो ये 2 कॉमन है, एक तो ये 1 2 कॉमन है, तो इस 2 को लिख लिए। और फिर देखिए और कुछ कॉमन है, तो फिर देख सकते हैं कि ये 2 इससे कॉमन है, यानी कि एक जैसा है, तो इसको भी लिख लेंगे गुणा में ये भी 2, ठीक है। अब इसके अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो यही हो जाएगा हमारा एचसीएफ, 2 दूना का 4 हो जाएगा। यानी कि एचसीएफ ऑफ किसका किसका, 96 और 404 का एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। इसका आंसर आ गया 4, एचसीएफ निकल गया 4। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए आपको यहाँ पे छोटी सी ट्रिक अप्लाई करनी है। अदरवाइज आप जो उदाहरण नंबर 6 में सीखे थे उस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि अगर इसमें 2 संख्याएं दी गई हैं और इसका एचसीएफ हमें पता है, एचसीएफ हमने निकाल लिया है, तो उसके लिए हम एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला ये है कि पहली संख्या लिखो, यानी कि 96 लिखो, गुणे में दूसरी संख्या लिखो, दूसरी संख्या क्या है 404 लिख दीजिए। उसके बाद से उसमें डिवाइड कर दीजिए जो एचसीएफ है हमारा उससे, यानी कि एचसीएफ ऑफ किससे, पहली संख्या और दूसरी संख्या के एचसीएफ से, ठीक है। पहले तो पहली संख्या लिखनी है, उसके बाद दूसरी संख्या, दोनों का गुणा लिखना है, बट्टा में इन दोनों का जो एचसीएफ है, अगर एचसीएफ हमें पता है तो एचसीएफ से हमें डिवाइड कर देना है। यही हमें सूत्र अप्लाई करना है, ठीक है। यह पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या, और इसमें इसके एचसीएफ से, पहली संख्या और दूसरी संख्या के एचसीएफ से हमें डिवाइड कर देना है। देखिए करते हैं, पहली संख्या इसमें दी गई है 96 और दूसरी संख्या दी गई है 404, बटा में इसका एचसीएफ निकाला है हमने 4। एचसीएफ ऑफ 96 और 404 का क्या निकला है, एचसीएफ 4 निकला है। तो यहाँ पे लिख देंगे तो ये हमारा एलसीएम निकलेगा, ठीक है। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, एलसीएम बराबर इस 4 से अगर 404 को काटेंगे तो 101 हो जाएगा। एलसीएम बराबर हो गया 96 इंटू 101, ठीक है। अब इसके बराबर में लिखें अगर, तो एलसीएम ऑफ किसका एलसीएम निकालना है हमें, 96 और 404 का। तो 96 और 404 का एलसीएम जो हो जाएगा हमारा, इस अब 96 का गुणा 101 में कराएंगे तो 96 का नाम 96 हो जाएगा। अब देखिए 96 का गुणा अगर 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन हासिल यहाँ पे कितना बचा था 9, तो यहाँ पे हमने 9 96 पूरा वैसे ही लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि हमने 96 का नाम 96 का 6 लिखना चाहिए, ऐसा हमने 96 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे 0 था, ठीक है। फिर 96 का गुणा 1 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 96। ये हो गया हमारा एलसीएम, हो गया
9696 यानी 9696। ये इसका एलसीएम निकल गया, ये इसका एचसीएफ निकल गया। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन है हमारा संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम 6, 72 और 120 का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 6 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हम 2 से अगर इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, और 3 से काटेंगे तो ये 1 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 हो गया। अब देखिए 72, 72 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई का 6 और 2 छक्के का 12। फिर 2 से काटेंगे इसको, 18 बार में कटेगा, 2 18 36। फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18। फिर 3 से जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9 और 3 एकम 3। ठीक है, इसका गुणनखंड ये आ गया। अब देखिए 120 का गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है। 120 का भी गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पे। 2 छक्के 12 0, 2 तिहाई का 6 0, और 2 पचे 2 15 30, और 3 से काटेंगे, 3 पचे का 15 और 5 से काट देंगे 1। तो ये इनका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड को यहाँ पे हम दर्शाएंगे कैसे, देखिए हल इसको कैसे करेंगे हम। ये तो हो गई छोटी सी बात जिसे हम छोटी छोटी क्लासों में भी सीख चुके हैं। देखिए 6 का जो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला है 2 × 3, 2 × 3। अब देखिए यहाँ पे अब फिर से क्या कहा है, 72 का अभाज्य गुणनखंड। 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकाले हैं हम, 3 2 और 2 3, यानी 2 × 2 × 2 × 3 × 3। 120 का क्या निकाले हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। अब देखिए हम एचसीएफ बताए थे। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ऐसी संख्याएं जो सेम हो, जो कॉमन हो तीनों में। अगर 3 संख्याओं का हमें मौसा और लसर ज्ञात करना है तो इसमें जो कॉमन होगी, जैसे कि 2 संख्या है तो इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, तो इसे हम ले लेंगे। ठीक है, 2 संख्या को ले लेंगे तो बराबर में लिखेंगे 2। अब देखिए और भी कोई संख्या कॉमन है, 3 है ना यहाँ पे, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यानी कि यह 3 भी क्या है, कॉमन है। तो इस 3 को भी हम ले लेंगे, तो गुणा में कर लेंगे ये 3। ठीक है, यानी कि एचसीएफ बराबर अगर हम निकालेंगे तो एचसीएफ हमारा निकल जाएगा 3 दूना का 6। और किसका एचसीएफ निकला है, एचसीएफ निकला है 6, 72 और 120 का। यही होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालने की विधि। एचसीएफ निकल के आप चलिए देखते हैं एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद से अब बारी आती है हमें एलसीएम निकालने की। एलसीएम कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिए। देखिए ऐसी कोई मतलब ऐसी संख्या का गुणनखंड जिसमें कि ये 2 की संख्या ज़्यादा है इसमें, और 3 की भी ज़्यादा है। इसमें 2 की संख्या ज़्यादा है लेकिन 3 की संख्या 1 ही है, इसमें 3 की संख्या 2 बार आया, तो यानी कि यह वाला पेयर लेंगे और इस पेयर को छोड़ देंगे, क्योंकि ये कम है। जो ज़्यादा वाला होता है उसको हम लिखते हैं, तो यानी कि 2 के घात अगर इसको लिखें, जो ज़्यादा घात का होता है उसे लेते हैं, तो 2 के घात 3 हो जाएगा, 3 के घात 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 के घात 3 होगा लेकिन 3 के घात केवल 1 होगा, तो इसलिए इसको हम छोड़ देंगे और इस सारे नंबर को हम ले लेंगे। तो एलसीएम में लिखते समय हम क्या करेंगे, एलसीएम बराबर ये लिखेंगे पूरा गुणा 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, ये लेने के बाद से यानी कि ये सब कॉमन है तो ये चीज़ें हमने ले लिया। ये कम मतलब कि इसके घात कम है। ठीक है, इसके घात ज़्यादा वाला लेना होता है, तो इसका घात अधिक है, इसका घात भी अधिक है, इसका घात कम है, इसका घात कम है, इसका घात भी कम है। ठीक है, और देखिए ये 5 बचा है तो 5 को भी हम ले लेंगे, और इन सब में तो कंपेयर कर लिया और ये 5 बचा है इसको भी ले लिया। अब चलिए इसको गुणा करा देंगे और वही हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो एलसीएम के लिए यहाँ पे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 दूना का 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24, और 24 यहाँ क्या होता है, 24 का 3 में गुणा करा देते हैं, 3 चौका 12 का 2 और 3 दूना 6 1 7, 72 हो जाएगा। 72 पचे क्या हो जाता है, 72 पचे 5 दूना का 10, 5 7 35 1 36, यानी 360। एलसीएम क्या आ गया हमारा, 360 आ गया। तो ये हो गया एचसीएफ हमारा 6 आया है और एलसीएम 360, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उदाहरण 9 है हमारा √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए अगर कोई भी संख्या अगर अपरिमेय सिद्ध करने के लिए दी जाए तो उस संख्या को मान लेते हैं कि वह संख्या परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि परिमेय संख्या एक झूठी कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम परिमेय संख्या मान लेंगे तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, यानी कि बट्टे के रूप में होता है, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल 0 होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा
क्यू बराबर 0 नहीं होता है। तो हम इस √3 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल 0, जहाँ q बराबर 0 नहीं होता है। ठीक है, यानी कि q इज़ नॉट इक्वल 0, q बराबर 0 नहीं होता है। तो अगर हम दोनों पक्षों में, अगर एक तरफ रूट लगा हो एक तरफ रूट न लगा हो, तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग कराते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, देखिए वर्ग क्यों करते हैं, वर्ग इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो रूट है ये हट जाए। तो अगर हम √3 का वर्ग करेंगे और बराबर p/q का वर्ग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा √3 का अगर वर्ग होगा 2 से ये रूट कट जाएगा, 3 बचेगा, बराबर में ये हो जाएगा हमारा p²/q²। ये चीज़ यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस 3 को इस q² की जगह पे लाएं तो ये q² 3 की जगह पे जाएगा और q² बराबर हो जाएगा p²/3। ठीक है, इससे ये समझ में आता है, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई हैं इससे ये समझ में आता है, जो 3 है ना p² को विभाजित कर रहा है और p² को विभाजित कर रहा है, तो यानी कि p × p को हुआ होगा तभी तो p² बना होगा, तो p को भी विभाजित कर रहा होगा 3, तभी तो भगे के नीचे है, यानी कि बट्टे के नीचे है, तभी तो भगे में है। यानी कि देखिए लिखेंगे 3 p² को विभाजित कर रहा है, ये चीज़ आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 3p को भी विभाजित करेगा। अगर ये p² को विभाजित कर रहा है तो p² को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, और दो चरण आपको लिखने हैं। और क्या लिखना है आगे देखिए अब देखिए इतना करने के बाद हम मान लेंगे कि p² मान लेंगे फिर से। ठीक है, माना p² बराबर 5r सॉरी यहाँ पे 3r मानेंगे क्योंकि हमें 3 सिद्ध करना है ना, तो मान लेंगे कि p² बराबर 3r। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, अब इसके इतना करने के बाद से हम मान लेंगे कि p² बराबर 3r। तो अगर 3r मान लेते हैं तो देखिए जहाँ r एक धनात्मक पूर्णांक है, ये आपको मान लेना है। और देखिए इसके आगे अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा, आप लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो देखिए यहाँ पे p² की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, p² की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, p² का अगर यहाँ पे मान निकाले तो ये 3 इधर जाएगा, p² बराबर हो जाएगा 3q², तो ये p² की जगह पे लिख देंगे 3q का स्क्वायर। ठीक है, बराबर में अब लिख देंगे यहाँ पे 3r का स्क्वायर। अब देखिए 3q² हो जाएगा क्योंकि ये 3q तो हमने लिखा है, बस q का स्क्वायर करना है यहाँ पे। ठीक है, बराबर में 3r का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9r² हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, अगर q² बराबर निकालें तो ये हो जाएगा 3 3 का 9, 3 बार में कट जाएगा, 3r² आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस 3 को इधर भेजें तो ये हो जाएगा q²/3 बराबर में r²। ठीक है, इससे ये समझ में आ रहा है, यहाँ भी क्या कर रहा है कि 3 q² को विभाजित कर रहा है, q² को विभाजित कर रहा है। तीन किसको विभाजित कर रहा है, q² को विभाजित कर रहा है। अब 3 q को भी विभाजित करेगा, अगर q² को कर रहा है तो केवल अगर 2 q को विभाजित कर रहा है, 1 q को भी विभाजित कर देगा, तो लिखेंगे 3 q को भी विभाजित करेगा। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन और ये हो गया आपका आंसर। अब लास्ट चरण में क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे हमने ये सिद्ध किया कि 3 p² को विभाजित कर रहा है, यहाँ 3 q² को विभाजित कर रहा है, यानी कि 3 p और q दोनों को विभाजित कर दे रहा है। अगर 3 दोनों को विभाजित कर दे रहा है तो यह परिकल्पना हमारी क्या हो रही है, गलत प्रस्तुत हो रही है। क्यों, क्योंकि कि 3 के बराबर √3 के बराबर हमने pq देखा था। तो हम लिखेंगे हमारी अवधारणा गलत है, अतः √3 एक
अपरिमेय संख्या है। देखिए उदाहरण नंबर 10 है हमारा, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने बताया है किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए उसे सबसे पहले मान लेते हैं कि वह एक परिमेय संख्या है। तो 5 माइनस रूट 3 को हम मान लेंगे एक 5 माइनस रूट 3 माना एक परिमेय संख्या है, इसको हम परिमेय मान लेंगे, परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। हम जानते हैं कि p/q को q के रूप में परिमेय संख्या को लिखा जाता है जहाँ पे q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तब वह परिमेय संख्या होता है। तो 5 माइनस रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम 5 माइनस रूट में 3 बराबर p/q लिख दिए, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे p/q को हम इधर लाएंगे और माइनस 3 रूट में 3 को अगर इधर भेजेंगे तो ये प्लस रूट में 3 हो जाएगा। यानी कि अगर इसको हम इधर लाएं तो 5 और ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, p/q बराबर में हो जाएगा, ये माइनस का रूट में 3 है, इधर जाएगा तो रूट में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक हो जाएगा, 5q हो जाएगा माइनस का p, अब बाई में q और 1 का एलसीएम q, और बराबर में हो जाएगा रूट में 3। हम जानते हैं कि 5q माइनस p/q एक परिमेय संख्या है, यानी कि यह जो संख्या दिख रही है p/q के रूप में दिख रही है और यह एक परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। और बराबर में अगर रखें, रूट में 3 देख रहे हैं तो रूट में कोई भी संख्या होता है, जैसे कि उदाहरण नंबर हमने 9 सिद्ध किया, रूट 3 को हमने क्या सिद्ध किया था कि वह एक अपरिमेय संख्या है। तो रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, हमको पता है परिमेय है। तो क्या परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है, क्योंकि 5q माइनस p/q ये चीजें, ठीक है, एक परिमेय संख्या है तथा रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब लिख देंगे अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 11 है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि अगर आप मेरी वीडियो को शुरू से देख रहे हैं, एक चैप्टर 1 को अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बार बता दिए हैं। तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए हमने बताया था कि कभी भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहे या दर्शाने के लिए कहे तो उसे हम अपरिमेय संख्या के रूप में मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, इसे हम परिमेय संख्या मान लिए। और आपको पता ही होगा कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q इज नॉट इक्वल 0 होता है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो इस 3√2 को हम क्या लिख देंगे, p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए अगर इस 3 को हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल p/, अब देखिए ये जो 3 है ना, इधर मल्टीप्लाई गुणा में है, इधर आएगा तो भगा में हो जाएगा, तो 3q हो जाएगा। ठीक है, भगा में आ गया, यानी कि ये आ गया √2 बराबर p/3q। अब देखिए ये √2 आपको पता ही होगा, √2 आपको सिद्ध करके हमने बता दिया है। और वैसे भी जिस संख्या के ऊपर रूट लगा हो यानी कि करड़ी लगी हो तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो √2 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। और ये p/q के रूप में यानी बट्टे के रूप में है, जहाँ पे q बराबर 0 नहीं है, तो यह क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या। अब बताइए क्या कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, नहीं, ऐसा कभी भी संभव नहीं होता है। तो हम लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना का मतलब
परिकल्पना मतलब यही जो हमने माना था कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या अगर सिद्ध नहीं हो रहा है तो मान लेंगे कि सिद्ध हो गया अपरिमेय संख्या है। तो बस यही हमें दिखाना होता है, ठीक है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा p/3q ये, ठीक है, यह एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। और दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होती है, तो लिखेंगे अतः यह सिद्ध होता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बस यही हमें सिद्ध करना था और सिद्ध हो गया, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी, ठीक है।